बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर में आज हम हार्डवेयर प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन इश्यूज की हम बात करेंगे, जिसमें हम ड्यूल मोड ऑपरेशन, आईओ प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन और सीपीयू प्रोटेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ये ड्यूल मोड पे काम करता है। एक को हम यूज़र मोड कहते हैं और दूसरे को हम कर्नल मोड कहते हैं। अच्छा, जब टाइम शेयरिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑफ द मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो उस दौरान बहुत सारे प्रोटेक्शन इश्यूज जो हैं वो अराइज होते हैं। अच्छा, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन से मुराद ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट हों। यानी कि यूज़र प्रोसेस को हम राइट्स नहीं देना चाह रहे वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, किसी फाइल से डेटा रीड करना है और कोई फाइल पे डेटा राइट करना है। तो चूंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स और उनके मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, तो हो सकता है कि कोई अदर यूजर या अदर प्रोसेस मेरे डेटा को रीड कर ले और या उसमें कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो राइट कर सके। तो मेरा डेटा जो है हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इसके लिए यूजर मोड में प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर किया क्या जाता है जब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है? तो मोड को स्विच किया जाता है यूजर मोड से कर्नल मोड की जानब। अच्छा, यहाँ पर अब हम थोड़ी सी बात हम इन दो मोड्स की कर लेते हैं। इन यूजर मोड, द इंस्ट्रक्शंस दैट आर अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द यूजर मोड आर एग्जीक्यूटेड। वो इंस्ट्रक्शंस जो यूजर मोड में अलाउ होती हैं एग्जीक्यूट करना, उनको यूजर मोड में एग्जीक्यूट किया जाता है। और वो कोई यूजर प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। सम इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू और प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, these privileged instructions are not allowed to execute in the user mode। तो privileged instruction को user mode में execute करना अलाउ नहीं होता। These instructions are allowed to execute in kernel mode। तो privileged instructions को execute किया जाता है kernel mode में। A dual mode operation is implemented by single bit called the bit mode। तो dual mode operation जो है वो किस तरीके से काम करता है? हम बिट को या जीरो पे सेट कर देते हैं या वन पे सेट कर देते हैं। अच्छा, जब हम बिट की वैल्यू जीरो कर देते हैं इट मींस कि सीपीयू जो है वो यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। और जब यूजर मोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस अलाउ नहीं होंगी। अच्छा, if a user process try to execute the privilege instruction in the user mode, a trap will be generated and mod and the current executing program will be terminated। तो इसमें जो भी हमने बात की है कि अगर यूजर मोड में कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है तो एक ट्रैप जनरेट होता है और करंट प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है। If the mod bit is 1, CPU runs in kernel mode. Now the privileged instructions are allowed to execute in the kernel mode। तो ये एक डायग्राम हम देख सकते हैं जिसमें इंटरप्ट या सिस्टम कॉल की मदद से यूजर मोड से कर्नल मोड या मॉनिटर मोड या मॉनिटर मोड से कर्नल मोड में यूजर मोड में हम स्विच करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईओ प्रोटेक्शंस की। अच्छा, जितनी भी आईओ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तमाम आईओ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। बिकॉज जो भी आईओ किसी यूजर प्रोसेस ने परफॉर्म करनी होती है तो हम यूजर प्रोसेस मोड में या यूजर मोड में हम अलाउ नहीं करते कि वो आईओ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। अच्छा, इसकी वजह क्या है? अगर कोई भी यूजर प्रोसेस के लिए आईओ परफॉर्म करनी है और इसका इख्तियार अगर यूजर या यूजर प्रोसेस के पास हो कि कितने टाइम के लिए इसको आईओ रिक्वायर्ड होंगी, तो it might possible that a user or the user process holds IO for indefinite time period. So the other processes or the other user that are waiting for the IO will be still in the waiting mode and never get hold of the IO। So जितनी भी IO instructions होंगी वो privilege instructions होंगी and we don't want to allow these privilege instructions to execute in the user mode। When the CPU is executing in the user mode, it is not allowed to execute these privileged instructions
If it tried to do that, a trap will be generated and the program will be terminated. अगेन यहाँ पर एक और ट्रैप की एग्जांपल आ जाएगी कि अगर यूजर मोड एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन या कोई आईओ इंस्ट्रक्शन यूजर मोड में एग्जीक्यूट होने जा रही है तो एक ट्रैप जनरेट होगा और हमारा करंट प्रोग्राम या करंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. दिस इज बिकॉज वी डोंट वांट a user process to hold IO डायरेक्टली. मीन्स के हम नहीं चाहते कि यूजर को एक्सेस दी जाए कि वो किसी भी आयो को कंट्रोल या होल्ड कर सके डायरेक्टली. अगर किसी यूजर प्रोसेस ने कोई आयो परफॉर्म करनी होगी तो एक सिस्टम कॉल की मदद से मोड चेंज होगा, कंट्रोल यूजर से कर्नल मोड में जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. सो IO विल बी डन बाय यूजिंग सिस्टम कॉल, जिसके बारे में भी हमने बात की है कि सिस्टम कॉल इज अ वे टू चेंज द मोड फ्रॉम यूजर टू कर्नल एंड कर्नल टू यूजर. We will talk about the system call a bit in detail. जी, सिस्टम कॉल के बारे में फर्दर हम देखते हैं. सिस्टम कॉल इज अ वे दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ए प्रोसेस टू इन्वोक an operation such as IO operation or the other privilege operation such that whatever a user process want to do can be done, such as opening a file or the reading from the file or closing a file or deleting the file. Because all these instructions are privileged instructions, so we don't want to execute these privileged instructions or other privileged instructions like IO instructions to execute in the user mode. So to execute privileged instruction, a system call will be generated, mode switches from user to kernel, then IO operations will be executed. Then we will talk about the memory protection. मेमोरी प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस एड्रेस स्पेस की. द एरिया वेयर द प्रोसेस इज लोडेड इनटू द मेमोरी इज कॉल्ड द प्रोसेस एड्रेस स्पेस. अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल यहाँ पे बताता चलूँ. फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम की एक मेमोरी है, अच्छा उस मेमोरी में डिफरेंट रीजन्स हैं या डिफरेंट एरिया है. अच्छा, इसमें अगर मैं ये बात करूं कि एक मेरा प्रोसेस है प्रोसेस टू, अगर वो स्टोर है इस एरिया में यानी कि इस रीजन में वो स्टोर है, तो ये प्रोसेस एड्रेस स्पेस होगी उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जिसको मैंने प्रोसेस टू का नाम दिया. दिस इज व्हाट इज नोन एज द प्रोसेस एड्रेस स्पेस of the process 2. So the area where the process reside during its execution in the main memory, this is what is known as the process address space. So by implementing the protection, we want to make sure that no process can access memory space outside its process address space. अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रोसेस एड्रेस स्पेस है उससे आउटसाइड कोई मेमोरी उस प्रोसेस के लिए एलोकेट ना हो. टू implement the memory protection, we usually use two kinds of registers. दो तरह के इसमें रजिस्टर यूज होते हैं. अच्छा, एक को हम बेस रजिस्टर कहते हैं, दूसरे को हम लिमिट रजिस्टर कहते हैं. बेस रजिस्टर होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल memory address that the process is allowed to access. यानी कि वो स्मॉलेस्ट एड्रेस जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, वो वैल्यू हम बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं. लिमिट रजिस्टर में क्या चीज स्टोर की जाती है? लिमिट रजिस्टर कंटेन द साइज ऑफ द प्रोसेस. उस प्रोसेस का जो साइज होगा उसकी वैल्यू बेसिकली स्टोर की जाती है लिमिट रजिस्टर के अंदर. अच्छा, एक एग्जांपल की मदद से अभी हम बेस रजिस्टर और मेमोरी और लिमिट रजिस्टर और मेमोरी प्रोटेक्शन इश्यूज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दिस इज पर्टिकुलर द स्क्रीनशॉट ऑफ आवर मेमोरी. There is a monitor area. Monitor area means where the operating system kernel reside. तो ये वो एरिया है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मौजूद है. So
यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो सेकेंड एरिया जो शो हो रहा है दैट इज द एरिया ऑफ द जॉब 1, and this is the area of the job 2, and this is the area of the job 3, and so on job 4. Now we are talking about the area of the job 2. This is what is known as the process address space of the job 2. Let's look at the example how we can protect the memory by using the base and the limit register. There are four processes or the jobs other than the monitor region. Monitor region के अलावा हमारे पास ये four jobs हैं जो इस वक्त available हैं in the main memory. Job 1, Job 2, Job 3 and Job 4. We define the process address space of the job 2 by using the base and the limit register. तो job 2 की जो process address space है वो हमने डिफाइन की है बेस रजिस्टर की वैल्यू से दैट इज 300,040 and the what is the value of the limit register 120900. That is the particular the size of the job 2. We define the process address space of the job 2 by using the base and the limit register. Value of the base register is 300040 and the limit register holds the size of the job 2 which is 120900. It means that the smallest address that the job 2 can access is 3000 and 40. We want to make sure that when the job 2 is executing and it generates the address to fetch the next instruction to store some data or somewhere in the memory, it doesn't go beyond its process address space. फॉर एग्जाम्पल इसकी थोड़ी सी मिसाल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसमें फर्ज किया ये हमारे पास एरिया जॉब 2 का दिखाया गया है। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन रीड करनी है तो जो एड्रेस जनरेट हो वो इस मेमोरी रीजन से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेमोरी रीजन के बियॉन्ड होने से मुराद ये है कि जो एड्रेस जनरेट हो वो इस एरिया से पहले वाला कोई एड्रेस ना हो, यानी कि कोई जॉब 1 का एरिया ना हो, या यहाँ से जो नेक्स्ट जो लोकेशन है, जो नेक्स्ट एड्रेस है, यानी कि जॉब 3 के एरिया से कोई एड्रेस जो है वो जनरेट ना हो। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए हम किस तरीके से मेमोरी प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन इस चीज को जरा देखते हैं। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब 2 इज एग्जीक्यूटेड, then the CPU makes sure that whatever the address has been generated by the job 2 for fetching the next instruction or storing data, it is not less than the value of the store in the base register. यानी कि जो भी whatever the address is generated by the CPU will not less than the base register value. और अगर ऐसा है it means the CPU is trying to access the address beyond or before the job 2 area, like it is trying to access the area of the job 1 and नॉट ग्रेटर देन द बेस प्लस लिमिट वैल्यू। अच्छा, इस चीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, इस डायग्राम में दो कंडीशन नजर आ रही हैं, एक यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन नजर आ रही है, यहाँ पर एक लेस देन की कंडीशन नजर आ रही है। फर्ज किया सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है, अब यहाँ पर वो एड्रेस एक लीगल एड्रेस है फॉर द जॉब टू या नहीं। तो ये देखने के लिए यहाँ पर ये पहली कंडीशन चेक की जाएगी कि अगर सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया है और अगर वो एड्रेस बेस के बराबर या उससे ज्यादा है देन इट विल बी ए लीगल एड्रेस इन पर्टिकुलर केस ऑफ द जॉब 2। तो जॉब 2 के हवाले से अगर हम बात करते हैं कि जॉब 2 एरिया से कोई इंस्ट्रक्शन फेच की जानी है बाय द सीपीयू और सीपीयू एक एड्रेस को जनरेट करता है, तो वो एड्रेस एक लीगल एड्रेस होगा अगर उस एड्रेस की वैल्यू बेस वैल्यू के बराबर या उससे बड़ी होगी। और इसके साथ जो दूसरी कंडीशन ये चेक होगी कि वो वैल्यू या वो एड्रेस जो जनरेट हो रहा है वो बेस प्लस लिमिट से लेस होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड्स ट्रू होंगी, इट मींस सीपीयू जनरेट एन एड्रेस दैट इज नोन एज अ लीगल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने बात की
अच्छा, यहाँ पर हमने अगेन वो बात की कि अगर सीपीयू एक एड्रेस जनरेट कर रहा है 30040, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू द बेस रजिस्टर वैल्यू। कि सीपीयू ने अगर यही एड्रेस सेम जनरेट कर लिया है, इट मीन्स कि सीपीयू इज ट्राइंग टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द जॉब टू एरिया। जॉब टू एरिया में इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। अच्छा, और दूसरी बात हमने जो कही थी कि जो एड्रेस है वो या तो बेस रजिस्टर के बराबर या उससे बड़ा होगा, और बेस प्लस लिमिट यानी कि इस एड्रेस से लेस देन अगर वैल्यू है, इट मींस कि जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो जॉब टू रीजन पर मौजूद होगा। तो इसमें जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी, इसको दोबारा देख लें कि सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया तो वो लीगल एड्रेस कहलाएगा अगर उसकी वैल्यू बेस के बराबर या उससे ज्यादा है, अलोंग विद द बेस प्लस लिमिट से कम है। और अगर ऐसा नहीं, अगर कोई ऐसा एड्रेस जनरेट हो गया है जो बेस से लेस देन है, इट मींस कि एक ट्रैप जनरेट होगा। इट मींस कि सीपीयू इज ट्राइंग टू एक्सेस द एरिया बिफोर द जॉब टू एरिया, यानी कि कोई जॉब वन या मॉनिटर रीजन में वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रैप जनरेट होगा और उससे क्या होगा, सीपीयू विल स्टॉप टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर जॉब, वो जॉब जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो अगेन एक ट्रैप जनरेट हो जाएगा और उस जॉब टू को हम टर्मिनेट कर देंगे। The next point is the CPU protection. अच्छा, we want to make sure that कि हमारा जो CPU है वो एक बड़े protected mode में use होना चाहिए। Again, in the time sharing system, there are multiple processes of the multiple user, the multiple programs are executing. So we don't want a process hold the CPU for indefinite time period. तो चूंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और हम ये चाहते हैं हर प्रोग्राम को इक्वल अमाउंट ऑफ सीपीयू जो है वो एग्जी मिले, ताकि हर प्रोग्राम को सीपीयू फिर अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जीक्यूट कर सके। तो सीपीयू प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए एक टाइमर यूज होगा, और टाइमर के साथ एक उसकी लोड वैल्यू होगी, ठीक है, जिसको हम क्लॉक पल्स या क्लॉक टिक हम बोलते हैं। Timer interrupts the computer after specified period to ensure operating system maintain controls. अच्छा, टाइमर में जो वैल्यू उसको जब लोड किया जाएगा तो एवरी क्लॉक टिक से टाइमर की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाएगा, और जैसे ही टाइमर की वैल्यू जीरो तक पहुंच जाएगी एक इंटरप्ट कॉल आएगी और सीपीयू उस करंट प्रोसेस से लेकर नेक्स्ट प्रोसेस को मिल जाएगा, और अगेन टाइमर लोड होगा और उसमें अगेन वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, और जैसे ही वैल्यू जीरो तक पहुंचेगी उस सेकंड प्रोसेस से सीपीयू लेकर किसी थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन, इस तरीके से फिर अमाउंट ऑफ टाइम में सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तमाम प्रोसेसेस को। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, लोड टाइमर इज ए प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्यों है? बिकॉज जो लोड टाइमर की वैल्यू है ये हम यूजर को एक्सेस नहीं देंगे कि वो डिसाइड करे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लोड टाइमर। सो लोड टाइमर इज ए प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन।